हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम MPS 001 जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट कहते हैं, इसके प्रीवियस 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आप सभी के, या पिछले 4 जो क्वेश्चन पेपर है जो MPS 001 के आए, इस कंपाइल वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ में इस अकेली वीडियो के तहत आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स जो होंगे, अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं पेपर के लिए, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करने हैं, किस किस जगह से क्वेश्चन रिपीटेड है, उस चीज को आप यहाँ पर देख पाओगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पक्का पक्का आपको करके ही जाने हैं, उसके लिए एक अलग ही वीडियो आप सभी के लिए बनाई है हमने, और जल्दी आप सभी को वो मिलने वाली है। तो पिछले 4 क्वेश्चन पेपर, एक तो मैं आप सभी के सामने जून 2022 का जो पेपर है वो तो डिस्कस कर ही चुका हूं, लेकिन इससे पहले के 4 पेपर और भी इस अकेली वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जून 2020 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम दिसंबर 2020 का पेपर जो हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में फिर हम अगले पड़ाव पे आएंगे। दिसंबर 2021 का पेपर है, और इसके बाद में दिसंबर 2021 के पेपर के बाद में यहाँ पर जून 2021 का पेपर है। तो पिछले 4 पेपर जो आप सभी के हुए हैं, आप उन सभी पेपर को इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे हम, आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारी में क्या चीजें खास है। सबसे पहली बात तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की सीरीज के अंदर बात करें तो 5 क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। हर एक सेक्शन के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और 5वां क्वेश्चन आप जो है वो फर्स्ट सेक्शन से भी और सेकंड सेक्शन किसी से भी आप कर सकते हो। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई पेपर ऐसे भी बनते हैं जो थोड़े से मुश्किल बनते हैं और कोई इजी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि अच्छे राजनीतिक विचारक को एक अच्छा इतिहासकार, दार्शनिक और वैज्ञानिक होना क्यों आवश्यक है। इसकी टिप्पणी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है वो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्यों जरूरी है, सिर्फ इसको ही पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। सबसे पहले, एक अच्छा राजनीतिक विचारक एक इतिहासकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप कोई भी एक सिद्धांत देते हो, तो आप सभी को एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि आपसे पहले किसी भी सिद्धांत शास्त्री ने अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई सिद्धांत दे रखा है और आपने भी वही सिद्धांत दे दिया जो उसने दिया था, दोनों की बातें सेम हो गई, तो वो जो परिभाषा होगी, जो सिद्धांत होगा, वो सिद्धांत आपका नहीं माना जाएगा। पहले जिसने दिया, पहले जिसने उसका प्रतिपादन किया, वो माना जाएगा। इसीलिए एक राजनीतिक विचारक एक इतिहासकार भी होता है। अपने से पूर्व दी गई सभी राजनीति की जो सिद्धांत की परिभाषाएं हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी को पढ़ता है और अपने सिद्धांत को इस बात पे ध्यान रखता है कि वो उसके सिद्धांत से कहीं बिल्कुल एक जैसा ना हो। इसके अलावा एक दार्शनिक भी होता है, दार्शनिक और एक वैज्ञानिक भी होता है। कैसे होता है? अगर आप सभी ने जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा वाली वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सिद्धांत शास्त्री ना केवल दार्शनिक बल्कि एक वैज्ञानिक की भी भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक की भूमिका इस तरीके से निभाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर सिद्धांत से जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं, तथ्य, उन तथ्यों को इकट्ठा करता है, तथ्य को इकट्ठा या एकत्रित करता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन तथ्यों को इकट्ठा करके वो क्या करता है, वो सामने प्रस्तुत करता है। तो आप सभी को ये डाउट भी क्लियर होना चाहिए कि एक सिद्धांत शास्त्री क्या करता है, इतिहासकार होता है, क्योंकि अपने से पूर्व जितने भी ऐतिहासिक उस पर्टिकुलर सिद्धांत के ऊपर विचार दिए गए उन सभी का स्टडी करता है। अगर एक जैसे विचार मिल गए तो वो इतिहासकार जो है, आप सभी को ध्यान रखना है कि वो इतिहास जो है वो किस तरीके से इतिहास से रिलेट होगा या नहीं होगा, वो सिद्धांत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज हमने आप लोगों को ये बताई कि एक वैज्ञानिक होने के नाते वो तथ्यों को इकट्ठा करता है, तथ्यों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और साथ ही साथ में अब उसके अंदर तथ्य कितने होंगे, ये उस विचारक के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो विचारक ज्यादा तथ्यों को इकट्ठा करता है, सिर्फ तथ्य वाली बात करता है, आप सभी को ध्यान रखना है, अगर वो ज्यादा तथ्यों को इकट्ठा करता है, ज्यादा तथ्यों की बात करता है, तो केवल वो एक वैज्ञानिक होने की भूमिका निभा रहा है। दूसरा, दार्शनिक होने की भूमिका किस तरीके से निभाता है,
एक सिद्धांत शास्त्री दार्शनिक होने की भूमिका इस तरीके से निभाता है कि जो भी दर्शन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसका वो पूरी तरीके से वर्णन करता है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, दार्शनिक होने के नाते उसके अंदर वो उसकी आलोचनाएं, कमियां, अच्छाई, बुराई, हर तरीके की बातें आपको सामने रखता है। तो एक सिद्धांत शास्त्री इस तरीके से आप सभी के सामने विचारक, इतिहासकार और वैज्ञानिक होने की भूमिका निभाता है। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार का आपको परीक्षण करना है। तो प्राकृतिक अधिकार कितने हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 3 प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। एक जीवन जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। इन तीनों के तीनों अधिकार को एक्सप्लेन करके बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताना है, क्योंकि जो है जीवन जीने के अधिकार के बाद मनुष्य का सबसे जो अच्छा या फिर सबसे काम का अधिकार है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलता तो उसको मिलने वाले सभी अधिकार उसके लिए निरर्थ हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। ये तीनों बात की बात कर रहे हैं, ये आपस में अंतर संबंध है। अंतर संबंध का मतलब है तीनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। जैसे मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ, तीनों कैसे एक दूसरे से मिले जुले हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना था। और ये वीडियो भी आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको अगर नहीं मिलता तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर है आप सभी के सामने, आप इन नंबर्स के थ्रू वीडियोस को मांग सकते हो और वहां से अपनी पूरा का पूरा लेक्चर जो है आप उसको देख सकते हो। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे है, ये तीनों एक दूसरे से पूरक कैसे हैं? तो देखो, यहाँ पर कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति के पास में आर्थिक समानता नहीं आएगी, आर्थिक रूप से यानी पैसे के रूप से सभी लोग एक बराबर नहीं होंगे, तो ना तो स्वतंत्रता का कोई फायदा है और ना ही न्याय का। जैसे हमने देखा, एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, दो तरीके के, एक रिच पर्सन है, एक रिच है और एक पुअर है। अब क्या होता है कि भाई दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर ही या किसी चीज को कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, तो रिच पर्सन ने क्या किया, कोर्ट के अंदर गया, वहां पर चतुर वकील रखा और अन्याय को भी अन्याय में बदल दिया। और पुअर जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पहले पढ़ना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थिक समानता या स्वतंत्रता किस तरीके से मिले जुले हैं। अगर हमें आर्थिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, आप आर्थिक रूप से अगर अमीर नहीं हो, ठीक है, तो आप लोगों को कह दिया आप राजनीतिक रूप से समान है, अगर आप चाहो तो राजनीति में खड़े हो सकते हो, लेकिन एक्चुअलिटी में कोई गरीब व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो पाता है? नहीं हो पाता, ना तो राजनीतिक रिप्रेजेंट कर पाता। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत की आपको आलोचना करनी है। जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना जो है दोनों तरह के विचारकों ने करी है, खुद उदारवादियों ने भी और मार्क्सवादियों ने भी, दोनों ने इसकी आलोचना करी है। मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना इसलिए करी है क्योंकि ये न्याय को एक वस्तु मानते हैं और ये कहते हैं कि न्याय को वितरणात्मक रूप से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और न्याय कोई बांटने की चीज नहीं है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। आलोचकों का कहना है कि न्याय कोई बांटने की चीज थोड़ी है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, और किसी के साथ भेदभाव हमेशा जब होता है जब सरकार जैसी संस्थाएं आ जाती है। मार्क्सवादी कहते हैं कि जब कोई न्यायाधीश होगा तो उसके परिवार का अगर कोई उसके सामने खड़ा होगा, धनी व्यक्ति खड़ा होगा, तो वो फैसले देने में कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरतेगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला कॉन्सेप्ट है आप सभी के सामने, न्याय के सिद्धांत के अंदर उदारवाद लोगों ने इसकी आलोचना इसलिए कर दी क्योंकि इन्होंने विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल की बात कर दी। इस वजह से आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सामूहिक विभेद नागरिकता, ग्रुप ना डिफरेंट, सामूहिक या समूह विभेदक नागरिकता क्या होती है? ऐसी नागरिकताएं होती है जो ऐसे व्यक्तियों को जो अपने देश से दूसरे देश में जो जाते हैं तो वो नागरिकता अन्य समूह से अलग तरीके से लेते हैं। कई लोग शादी करने के बाद, कई बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो कई लोग कुछ और तो कई लोग कुछ, इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट के थ्रू या जिस थ्रू भी अपने देश के अंदर या दूसरे देश के अंदर नागरिकता प्राप्त करते हैं। अगला है, कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का प्रशिक्षण कीजिए। कल्याणकारी राज्य जैसे मार्क्सवादी लोग हैं, वो लोग कहते हैं राज्य जैसी संस्था होनी ही नहीं चाहिए। मार्क्सवादी कहते हैं राज्य जैसी संस्थाएं जो है वो देशों के बीच में मतभेद पैदा करवाती है, देशों के बीच में लड़ाई झगड़े पैदा करवाती है और देशों के बीच में जो भी विवाद है उन विवादों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को। दूसरी बात, उदारवादी लोग जो है, उदारवादी लोगों को ये कहना है कि भाई
भाई सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो जनता के हित के लिए काम करती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सबके लिए एक जैसा सोचती है। तो कई लोग जैसे उदारवादी लोग जो होते हैं वो राज्य के समकालीन बहस पर वो कहते हैं कि राज्य एक अच्छी संस्था है, राज्य होना चाहिए क्योंकि राज्य समाज के अंदर कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्था बनाए रखती है। वही मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य जो है वो बहुत बेकार संस्था है, राज्य समाज के अंदर भेदभाव को बढ़ाता है और साथ ही साथ में गरीब जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज लुकास ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए अपलोड ऑलरेडी कर रखी है। अगर आप लोग डायरेक्टली सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से उसको बिल्कुल डिटेल वेज में आप समझ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि शिक्षकों का अलोकतांत्रिक समाज के एक लेख लिखिए। रूढ़िवाद विचारधारा, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आप फर्स्ट यूनिट से कर सकते थे, फर्स्ट वाले से। इसमें से जैसे एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता, एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता था, आसान था, एक क्वेश्चन ये भी कर सकते थे। 5 क्वेश्चन करने हैं, पांचों क्वेश्चन आप सभी को इस पेपर में आ जाएंगे। प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उनको देखना शुरू कीजिए, तो उनके थ्रू आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब ये पेपर जो है दिसंबर 2020 का है, आप देख सकते हो, और ये पॉलिटिकल थ्योरी के पेपर का ही है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे पेपर में पूछी जा रही है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस है वो पहले की तरह ही है, 3 घंटे का पेपर होगा, हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और अगर आप नहीं करते तो एक आपका क्वेश्चन, अगर 3 से ज़्यादा एक यूनिट से करोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन कट जाएंगे, क्योंकि एक सेक्शन में 5 आते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, पाँचों तो पाँचों शुरू के ही कराए, तो वो चेक तो 3 ही होंगे, 2 चेक नहीं होंगे, 2 का 2 आपको अगली यूनिट से करने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के ये है स्क्रीन पर, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति का विज्ञान बनाने का प्रयास किया, इसका तनिक को निरीक्षण कीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो है वो क्या करता है, मैंने भी बताया, वो तथ्यों को भी इकट्ठा करता है, और तथ्यों को इकट्ठा करने के साथ साथ उनका कंपाइलेशन भी करता है। जिस जगह पर वो जरूरी होता है उसको जरूरी कहता है, जिस जगह उसकी आलोचना होनी होती है वो आलोचना भी करता है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री है वो आजकल क्या कर रहा है, राजनीति का विज्ञान बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आंकड़े, तथ्य इन सब चीजों की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, ना केवल उनके कॉन्सेप्ट के। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या करनी है। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोकतंत्र का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला, संप्रभुता की परिभाषा दीजिए। संप्रभुता की आपको परिभाषा देनी है, और वास्तविक और नाम मात्र संप्रभुता के बीच में अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा पर गांधी के विचार। अहिंसा पर गांधी के विचार सिंपल से ये थे कि इन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं करी थी, इन्होंने स्वराज की बात की थी, स्वयं का राज, खुद का राज, और साथ ही साथ में इन्होंने बताया था देशी उद्योगों के ऊपर इन्होंने अपने ध्यान देने की बात कही थी। तो ये कुछ मेनली पॉइंट्स थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत में कार्ल मार्क्स का क्या योगदान है। कार्ल मार्क्स जो है एक बहुत बड़े थिंकर है, एक बहुत बड़े विचारक है, जिन्होंने सरप्लस वैल्यू की थ्योरी दी है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, और ऐसे कई सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत आज भी पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ये आप सभी को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 2 है, जो अगला भाग है, इसके अंदर कट्टरवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, और ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। इसकी क्या विशेषता है, कितने प्रकार का होता है, ये तो मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांतों का जो है विवरण देना है। राष्ट्रवाद क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत, इसका वर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक समाज और राज्य के बीच में संबंधों पर, एक नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध। तो यहाँ पर बताना है किस तरीके से दबाव समूह राज्य के बीच में कई बार दबाव बनाने का कोशिश करता है, क्योंकि वो जनता की उन मांगों को रखते हैं जो राजनीतिक दल या फिर अन्य लोग उस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। ज्यादातर राजनीतिक दल इसलिए होते हैं, आप सभी को ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत बार रिपीटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, शांति और प्राधिकार का अवधारणा के बीच में भेद कीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जो जो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे संक्षिप्त टिप्पणी की बात पूछी गई। इसमें पूछा गया है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत।
अधिकारों का कानूनी सिद्धांत कौन सा है? मैनिफेस्टो ऑफ लॉ। ये अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है और इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है वो सभी अपनी आम पब्लिक्स के लिए, आम जनता के लिए एक बराबर है। कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। तो कानून का सिद्धांत। अगला, राजनीतिक हिंसा के क्या कारण है? तो राजनीतिक हिंसा के कई कारण है। राजनीतिक हिंसा इस वजह से भी होती है क्योंकि कई बारी जो है विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, इस कारण से भी। ठीक है, कई बारी हम विवाद आपस में नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति से भी करते हैं तो भी विवाद हो जाता है। ये सारे के सारे रीजन थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो चुका है, सेकंड पेपर। अब हम थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पेपर के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस कुछ बेसिक सी वैसी ही दी गई है कि भाई दिसंबर 2021 का पेपर है, राजनीतिक सिद्धांत का पेपर है, 100 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन करने हैं 5 में, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल करने हैं और 3 घंटे का आप सभी का क्या है, आप सभी को याद रखना। इसके बाद में अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आदर्शी और जो है ना आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत में अंतर बताना है। तो राजनीतिक और आनुभाविक सिद्धांत में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। क्वेश्चन के अंदर ये करना है। और इसके बाद में समानता और स्वतंत्रता के अंतर संबंध का परीक्षण कीजिए। समानता क्या है, स्वतंत्रता, इसके बारे में दोनों के बीच में अंतर संबंध करना। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को रिपीट किया है, अंतर संबंध, जिसमें ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख लिया। ये क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जॉन रॉयल से। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड सीरीज है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में ही बात कर। और जॉन रॉयल से आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन जॉन रॉल्स पूछा जाता है। जॉन रॉल्स के यहाँ पर सिंपल सिद्धांत पूछा था, तो यहाँ पर आपसे जॉन रॉल्स का न्याय के सिद्धांत की आलोचना पूछी थी। आप लोगों को इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या चीज़ मेरे से पूछे जाने, क्या चीज़ें मैंने तैयार करी है और क्या क्या चीज़ें मुझे और भी पढ़नी है। ये वीडियो आप लोगों को इसीलिए बेनिफिट, देखो आम बच्चा जो हमारी वीडियो से भी पढ़ता है तो उसका फ्रैंकफर्ट स्कूल तैयार होगा, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत तैयार होगा, आलोचना और वैसे भी नॉर्मल भी, समानता और स्वतंत्रता। पहले यूनिट से 3 क्वेश्चन करने थे, पहले भाग से 3 क्वेश्चन करने थे, तीनों के तीनों आपके हो गए। अब दूसरे भाग पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन हमने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, ये आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। रूढ़िवाद क्या है, ये एक्सप्लेन किया जा चुका है ना। समानता के विभिन्न आयामों को एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे आप सभी के हो चुके हैं। तो नागरिकता के विभिन्न मापदंड क्या है, तो अलग अलग देशों के अलग अलग मापदंड है। कहीं पर ही किसी देश की लड़की से विवाह करने से या लड़के से विवाह करने से कई बारी नागरिकता हम दूसरे जो शरणार्थी होते हैं उनको भी नागरिकता देते हैं अलग अलग तरीके से, कई बार घुसपैठ के कारण भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इससे रिलेटेड भी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये फाइनली हम लास्ट अपने क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो कि जून 2021 का है। इसके अलावा जो जून 2022 का पेपर है वो भी डिस्कस करवा चुका हूँ सभी को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उनको भी देखना शुरू कर दीजिए भाई। सेम ही इंस्ट्रक्शंस है भाई, 3 घंटे का समय, 100 अंक का पेपर है आप सभी का। आपको हर खंड से कम 2 क्वेश्चन और टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर चिरसम्मत बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। इसका मतलब होता है क्लासिकल यानी रूढ़िवादी, रूढ़िवादी या फिर परंपरागत। अब राजनीतिक सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कई सारी विशेषताएं, कई सारी विशेषताएं, जैसे कि ये अपने समय की समस्याओं को, अपने समय की समस्याओं को एक विषय के रूप में चुनते हैं और उन पर अपने विचार देते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक सिद्धांत, ध्यान रखना इस पे धर्म का और जाति मजहब का इसका बोलबाला रहता है। ये चिरसम्मत की विशेषता है, ये दोनों के दोनों। अगला है, लोकतंत्र एक आकर्षण व्यवहार है। इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की क्या अवधारणा है, ये सभी को ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको बताना है। देखो जॉन रॉल्स का न्याय की अवधारणा यहाँ पर भी रिपीट है। देखो 4 पेपर में एक क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन जॉन रॉल्स का यहाँ रिपीट है।
एक क्वेश्चन जॉन रोल्स का, 4 पेपर में 3 क्वेश्चन में जॉन रोल्स रिपीट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी के लिए क्या है, ये मुझको कहने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो आप डायरेक्टली नाम से भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी बहुत सारे भाई-बहन हमारे टीचर्स होंगे, जो आप लोगों को लगातार पढ़ाते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको वो टीचर पसंद है तो। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। उदारवाद क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसकी विभिन्न विशेषताओं को बताइए। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो सरकार का विरोध करती है, जो कहती है सरकार को एक यंत्र मानती है, विरोध नहीं करती, ये एक यंत्र मानती है। और इसका कहना है कि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जिसके ज़रिए अमीर वर्ग जो है वो गरीबों पे शासन करता है। दूसरी बात, अमीर जो है वो क्या करता है, अपनी जो भी नीतियाँ होती है वो जनता तक और लोगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य के विभिन्न प्रकार और अधिकारों के इसके संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन है। रामसे के जो अधीनस्थवाद का सिद्धांत है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बिल्कुल उपलब्ध है। और मार्क्सवादी की रूढ़िवादी स्थिति को इन्होंने कैसे बदला था, ये भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य इस समतुलात्मक आलोचना करनी है आप सभी को रखना है। लिंग और जेंडर को नारीवादी कैसे अलग करते हैं, ये भी आप सभी को एक्सप्लेन करना है। और बहुसंख्यकवाद की अवधारणा को परिभाषित और इसका जो समतुलनात्मक वर्णन है इसके बारे में आप सभी को। इसके बाद में देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते थे, एक क्वेश्चन ये अटेंड कर सकते थे बिल्कुल इजी, एक क्वेश्चन ये कर सकते थे, ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हो आप। ये नहीं कर हो रहा आपको तो 2 क्वेश्चन यहाँ से 3 हो गए, तो पूरा पेपर यहाँ पर भी हो गया। अब इसमें शॉर्ट नोट में देखो, प्राकृतिक अधिकार ये भी आपका रिपीट हुआ है। प्राकृतिक अधिकार जो है ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके सिद्धांत के परीक्षण की यहाँ पे रिपीट। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रिपीटेड ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए और फांसीवाद यहाँ एक्सप्लेन करना है, आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। और मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस, बाकी जो क्वेश्चन बिल्कुल करके जाने तो वो क्वेश्चन तो जल्दी आप सभी के लिए मिलेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय